हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आर के साइंस। मैं आर के पाल आपके अपना चैनल आर के साइंस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम इस वीडियो में ग्रुप डी का तैयारी कर रहे थे, जिसमें मैं केमिस्ट्री का क्लासेज लेके आया था, थ्योरी विद थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग एटम और मैटर के बारे में पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। तो किसी वजह से उसमें जो वीडियो था वो शॉर्ट टाइम में ही वीडियो में अपलोड कर पाया था। उसी वीडियो को उसका पार्ट 2 वीडियो होगा ये। आज उसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पूरे थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद से केमिस्ट्री का जो मैराथन क्लासेस चल रहा था उसी का अगला पार्ट होगा और थ्योरी है। थ्योरी के साथ हम लोग PYQ क्वेश्चन भी करेंगे और ये स्पेशली ग्रुप डी के लिए इसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा। और ग्रुप डी के लिए साइंस, जनरल साइंस जो होता है उसका चैप्टर है। और आज हम लोग लगभग इस वीडियो में परमाणु मंडल जो है उसको लगभग हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके आप लोग पार्ट 1 को देख सकते हैं। जाके पार्ट 1 वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग बिना देरी करते क्लास को शुरू करते हैं। क्लास हमारा शुरू यहीं से होगा, यहीं पे लास्ट किए थे हम, और यहीं से हम लोग क्लास को शुरू करना स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये सबसे पहले आप जानते हैं क्या है। परमाणु की खोज के बारे में जब स्टडी होना स्टार्ट हुआ तो 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, सोना का एक परत ले लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्मॉल पार्टिकुलर लिए थे और उसके बाद से अल्फा कण से इस पे बौछार करा दिए। कुछ इस तरीके से आप फिगर देख सकते हैं, कुछ बौछार कराए और वहाँ पे कुछ निष्कर्ष किए जिसमें इन्होंने कुछ चीज़ बताया। तो इन्होंने किया तो पता चला कि अधिकतर अल्फा कण जो होते हैं ना, वो इसके सोने के पत्थर को क्या कर जाते हैं, वो पार कर जाते हैं। और दिए कि उससे निष्कर्ष ये बताया उन्होंने कि अधिकांश भाग परमाणु के भीतर जो रहते हैं ना, वो अधिकांश भाग पार कर जाते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है वो वर्ष 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने से निर्मित पतली परत एकदम गोल्ड फॉइल लिए थे और उस पर अल्फा किरण का बौछार कराया और अपने प्रयोग ने इसका कुछ कारण बताया। निम्नलिखित है जो कारण यहाँ पे लिखा हुआ, देख लीजिए आप, कि अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना सोने से निर्मित परत से बाहर निकल गए। इसलिए निष्कर्ष देखिए, परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खोखला है। ये बिना भेदे इसको क्या हो गया, पार हो गया यहाँ से कराया। तो पहला ये निष्कर्ष दिए कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग क्या है, वो खोखला है। अगला इन्होंने बताया दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया, इन्होंने बताया कि बहुत कम संख्या में अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के भाग धनावेशित भाग बहुत कम होते हैं। अल्फा किरण है, बहुत ही कम कण क्या हुए, इस टाइप से विक्षेपित हुए। और देखिए परत किया गया सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं, थ्योरी से ही समझ सकते हैं, इसलिए मैं ये फोटो भी लाया था। तो इन्होंने बताया कि नहीं, बहुत कम संख्या में ही अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। इससे निष्कर्ष ये पता चला कि परमाणु में धनावेशित भाग जो होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। तीसरा कि बहुत कम अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई, मतलब यहाँ से गई, यहाँ टकराई और फिर देखिए यहाँ गई बीच भाग में से टकरा के वापस चली आई। तो और इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। इससे पता ये चला कि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है ना, वो मेन ऊर्जा उसका जो होता है वो ये बीच आप जो देख रहे हैं, बिंदा बीच जो देख रहे हैं, वो नाभिक में ही होता है।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। वहीं पे धनावेश ज़्यादा पाया जाता है। नाभिक के आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा है, ये निष्कर्ष निकला। आगे हम देखते हैं, इसी में कंटिन्यू आगे करेंगे। देखिए ये रदरफोर्ड मॉडल का क्या था, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, ये आप देख सकते हैं। और इनसे क्या क्या निष्कर्ष निकले ये आपको हम बताएं। अब आगे हम इसी में देखेंगे कि आगे देखिए इसका मुख्य बिंदु क्या क्या था रदरफोर्ड का। आइए उसको समझते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का मुख्य बिंदु। इसका मुख्य बिंदु जो था, परमाणु का संपूर्ण धनावेश इसके केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इससे क्या पता चला कि परमाणु का संपूर्ण आवेश जो होता है ना, धनावेश द्रव्यमान इसके केंद्र में ही निहित होता है, यानी बीच में ही निहित होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, यानी बीच वाले भाग को नाभिक कहा जाता है। दूसरा इसमें कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। जैसे इस टाइप से है, ये देखिए न्यूक्लियस जो होते हैं ये वृत्ताकार कक्ष में ऐसे वो चक्कर लगाते रहते हैं। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सौरमंडल से की, जिससे नाभिक सूर्य के समान है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर गतिशील ग्रहों के समान है। ये देखिए जैसे सूर्य नाचते रहते हैं, इनकी तुलना रदरफोर्ड ने किससे की, उन्होंने तुलना की कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना न्यूक्लियस, वो सूर्य के परिक्रमा की तरह सूर्य के समान है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। इनका मुख्य पॉइंट था। इनका मुख्य पॉइंट था, ठीक है, सौरमंडल से की, जिसमें नाभिक सूर्य के समान, इलेक्ट्रॉन को चारों ओर गतिशील ग्रह रहते हैं, इस टाइप से। यहाँ न्यूक्लियस हो गया और ये चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, ये भी है, इसका वॉल्यूम है। आगे फिर देखिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियाँ क्या थी। कोई ना कोई कमियाँ आती ही है सब में, तो वही कमियाँ इनमें क्या थी वो चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियाँ देखेंगे तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियाँ जो थी कि रदरफोर्ड के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु विद्युत गति के नियम के अनुसार चक्रण करते हुए कोई आवेशित विकिरण उत्सर्जन करेगा, जिससे ऊर्जा में कमी हो जाती है और लगातार घटती ऊर्जा के साथ वह नाभिक के पास आता है और अंततः ऊर्जा का नाभिक में ही गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु को अस्थायी होना चाहिए, परंतु परमाणु अस्थायी होता है। इनमें कमी क्या थी कि ये नहीं बताया था, चूँकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो वो नाभिक के पास में आ जाते हैं, और नाभिक के पास में आएंगे तो नाभिक में ही वो गिर जाएंगे, ऊर्जा हो जाएंगे, ऊर्जा इनका ख़त्म होते जाएगा। जैसे ये घूमते हैं ऊर्जा इनका ख़त्म होते जाएगा, ऊर्जा खत्म होने की वजह से वो नाभिक में ही अंत में जाके गिर जाएंगे। इस प्रकार परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु अस्थायी होता है, ठीक है, और इनके अपेक्षा परमाणु अस्थायी हो गया, लेकिन परमाणु अस्थायी होता है। तो ये इनका दोष था। अब इसमें दूसरा दोष इनका क्या था, दूसरा इनका कमी देखेंगे तो इस मॉडल में नाभिक बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के विषय में कुछ स्पष्ट इन्होंने नहीं बताया था कि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्या रहेंगे। इनका जन्म मेन पूछता है, इनका जन्म जो होता है 1871 में, और 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1871 में इनका स्प्रिंग ग्रोव में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, जगह का नाम था। और ये 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, क्वेश्चन आया था भी है। 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए, परमाणु के नाभिक की खोज के लिए, और सोने के पानी द्वारा जो किए थे ना उस पर, याद रखिएगा, सोने के पत्थर पे इन्होंने किया था। इन्होंने परमाणु की त्रिज्या कितना बताया था, परमाणु की त्रिज्या को इन्होंने एंगस्ट्रम में मापा था, और परमाणु त्रिज्या 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रम होता है, और नाभिक की त्रिज्या जो होती है 10⁻15 एम 1 फर्मी में माना जाता है। परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से लगभग 1,10.5 गुना अधिक होती है। परमाणु की त्रिज्या जो होती है कितनी होती है, 10⁵ गुना, 10⁵ गुना अधिक होती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, 10⁵ गुना अधिक होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे परमाणु त्रिज्या किसको बोलते हैं, फिगर में दिखाया गया है। परमाणु त्रिज्या किसको बोलेंगे और नाभिक त्रिज्या किसको बोलेंगे, बीच वाले में जो है उसको नाभिक का, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी त्रिज्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो ये वाला रचना जो अंदर दिखाई दे रहा है वो नाभिक त्रिज्या है, और सबसे नीचे ऐसे जो दिखाई दे रहा है वो परमाणु त्रिज्या है, वो परमाणु त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियस है। अब आते हैं हम लोग बोर पे। बोर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। इन्होंने क्या किया था, इनका फुल नाम देखा जाए तो बोर का फुल नाम जो था नील्स बोर था। 1913 में परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत
प्रस्तुत किया जो मैक्स प्लैंक द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। इन्होंने क्या किया, बोर के परमाणु मॉडल में देखेंगे तो उनकी रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, 1913 ईस्वी में एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे मैक्स प्लैंक द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत पर यह क्या था, आधारित था। नील्स बोर का जन्म जो था 1885 में, तो 1962 में इनका डेथ हो गया था। और ये कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर भी नियुक्त किए गए थे और 1912 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने बुक भी 3 बुकें प्रकाशित की थी, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये इनके बुक का नाम पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है आप बुक का नाम इनका, तो बुक का नाम भी इनका याद रखेंगे। आगे देखते हैं इसी में क्वांटम थ्योरी अब क्या है ये देख लेंगे थोड़ा सा, जो बोर ने ही दिया था। तो क्वांटम थ्योरी में देखेंगे कि ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण निरंतर न करने से छोटे छोटे पैकेट बंडल के रूप में होता है, जिन्हें हम लोग क्वांटम कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये हो गया, अलग अलग होता है। और ऊर्जा को हम लोग E=mc² से दिखाते हैं, क्वांटम थ्योरी में यही दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, प्रोटॉन ऑर्बिट है, न्यूट्रॉन है, और ये सारा चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो E= कितना हो जाएगा, mc² हो जाएगा। नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग हुए कहा कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों केवल निश्चित कक्षा में ही निश्चित गुणीय संवेग तथा नाभिक ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर ही चक्रण करते हैं। जबकि इन्होंने बताया कि एक निश्चित कक्षा में ही, इसमें 2, फिर इसके बाद से 6, निश्चित कक्षा में क्या करेंगे, वो चक्कर लगाएंगे। जबकि रदरफोर्ड ने इस चीज़ को बताने में विफल हो गए थे, इस वजह उनमें दूर आया। और ये बताया कि इन दोनों की ऊर्जा की दूरी जो होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के समानुपाती होती है। इसके कोणीय वेग, संवेग तथा नाभिक की ऊर्जा जितनी भी दूरी होती है, ये सब क्या होती है, एक दूसरे के समानुपाती होती है। इसी को हम लोग क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब देखिए, ये निश्चित कक्षा बोल दिए, तो इन्होंने नाभिक के चारों स्थित इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के बाहर की ओर क्रमशः K, 1, 2, 3, 4, 5 से प्रदर्शित किया है। प्रत्येक कक्षा अथवा कोष की निश्चित ऊर्जा होती है, इन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा लेवल भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये प्लस वाला का नाभिक हो गया, और इसमें K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, 4 सेल में इसको डिवाइड किया गया है। और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। K एलिमेंट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ का लेकर जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट है, और फिर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, सेकेंड ऑर्बिट, फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड ऑर्बिट, फिर फोर्थ ऑर्बिट। और ये जो बुंदा बुंदा आपको दिखाई दे रहा है ये चारों तरफ, ये आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक फार्मूला यहाँ पे आता है, मैं उसको बता देता हूँ, या आगे होगा ही फार्मूला, मैं उसको बताता हूँ, यहाँ सादा पेज पे बताता हूँ। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फार्मूला होता है E=n², 2n+1 ये होता है। सॉरी इसका अधिकतम, एक मिनट, सॉरी गाइस, अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने की संख्या होता है 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 2n² होता है। और जैसे n1 यहाँ पे कक्षाओं की संख्या हो जाता है, तो n1 कक्षाओं की संख्या हो जाता है। तो अगर फर्स्ट कक्षा में निकाले तो n2 × n, 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 × 1 हो जाएगा, ये आपका राइट 2 आ जाएगा। यानी K कक्षा में, यानी फर्स्ट कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो रख सकते हैं, फर्स्ट कक्षा जो होता है K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। उसी तरह से L में आप निकाल लीजिएगा 2n² पे, तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, तो सॉरी 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 ही हो जाएगा। यानी इसमें L में 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से M में 18 हो जाते हैं और N में 32 हो जाते हैं। यानी एक कक्षा में ये जब 2 पूर्ण हो जाएगा तो इससे अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आपको L में आ जाएगा, उससे अधिक होगा तो M में, और उससे अधिक होगा तो N में, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, ऐसे ही इन्होंने बताया था, फार्मूला मैंने बता दिया। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है, इसे देख लीजिए। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता था, तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मूल कक्षा मान लीजिए कि इसका ये हो गया, इसी में ये चक्कर लगाएगा, तो इसमें
ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, ऊर्जा में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, जीव का तीव्र बना रहेगा। लेकिन अगले में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर कक्षा में जाता है अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता था, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी ये पहले से दूसरे में गया तो एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर दूसरे तीसरे में गया तो बढ़ जाएगा, बाहर गया तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसी में हो जाएगा। और एनर्जी का फॉर्मूला E इज टू एच एफ होता है। तो ये था। आगे देखिए इसी में तीसरा इसका पॉइंट आप देखिएगा तो कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षाओं के समीप वाली कक्षा में आता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन आता है, तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है। मतलब पास में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और ऊर्जा में कमी होगी, और उसमें ऊर्जा में वृद्धि होगा और वो नज़दीक आएंगे। ठीक है, और देखिए अब आइए, ये समझ गए, ये सारा चीज़ था। अब आइए सबसे मेन पॉइंट पे हम लगाते हैं, वो है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का खोज सबसे पहले हम जानेंगे। प्रोटॉन जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और गोल्डस्टीन वैज्ञानिक थे जर्मन के। गोल्डस्टीन ने कैनाल किरण की खोज की थी और बताया कि किरणें धनावेशित कोण से निर्मित हुआ। कब बताए थे? 1911 में बताए थे। वर्ष 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित कणों का संक्रिय दर होता है। रदरफोर्ड ने इन कणों का प्रोटॉन नाम दिया। तो रदरफोर्ड ने इनका नाम क्या दिया था? प्रोटॉन नाम दिया था। ये न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जितने भी होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। फिर इस प्रकार क्या पता चला हमें कि इस प्रकार धनावेशित कणों के रूप में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा किया गया, जबकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति रदरफोर्ड द्वारा सिद्ध कर गई। ये जैसे हैं तो इन्होंने गोल्डस्टीन ने क्या किया, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की उपस्थिति रदरफोर्ड द्वारा सिद्ध कर गई थी। ये बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या खोज रहे थे, धनावेशित कणों की संख्या, और इन्होंने इसमें परमाणु के नाभिक में काम किया, नाभिक को बचाने के लिए काम किया। तो दोनों ने ये किया। तो गोल्डस्टीन, और जबकि परमाणु में प्रोटॉन के उपस्थिति द्वारा ये सिद्ध कर दी गई थी। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ आप देख सकते हैं। हाई वोल्टेज जनरेटर रहना चाहिए, और उसके बाद से उसको गर्म करेंगे, रेड ग्लो हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज ट्यूब हो जाएगा, उधर से एनोड, और वैक्यूम पंप लगा देंगे, और यहाँ से परफेक्ट लिख देंगे, और तो वो जाके ऐसे ही पैटर्न इसमें चलते रहता है। अगला देखते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो आप लोगों ने समझ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, और क्वेश्चन भर भर के आते हैं, क्वेश्चन कम नहीं आते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए अब आगे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा दोस्त। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक प्लीज़ ज़रूर करें। देखिए आइए आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन देखने। इलेक्ट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने वर्ष 1897 में इन्होंने की थी। ये जे थॉमसन का फिगर देख सकते हैं। कैथोड रे ट्यूब पर आधारों पर थॉमसन यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें अत्यंत सूक्ष्म रेआवस्थित कणों से निर्मित। थॉमसन ने इन रेआवस्थित कणों को कणिका कहा, जिन्हें बाद में वैज्ञानिक द्वारा इलेक्ट्रॉन कहा गया। इन्होंने देखा कि केवल माइनस की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, बाद में इसको नाम दिया गया प्रोटॉन। बाद वैज्ञानिक द्वारा ऐसे इलेक्ट्रॉन कहा गया बाद में। अब आइए न्यूट्रॉन देखते हैं। न्यूट्रॉन जो वैज्ञानिक हैं वो कौन किए थे? तो वो हमारे जेम्स चैडविक साहब जी किए थे। न्यूट्रॉन की खोज 1900 कब हुआ था? 1935 ईस्वी में न्यूट्रॉन हुआ था, और भौतिक विज्ञान जेम्स चैडविक ने की थी। उन्हें उस उपलब्धि के लिए वर्ष 1935 में, ये याद रखेंगे, 1935 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का अतिरिक्त अन्य सभी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों के साथ संयोजी होता है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। ये क्या है? एक उदासीन कण है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात इस पर शून्य आवेश होता है, परंतु इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ से हमको अगर मास निकलना होता है तो फार्मूला हमारा होता है H=P+N, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको ये जो हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं ऑर्बिट। अब उसमें हम आएंगे तो देखेंगे ऑर्बिट। ये पूरा जो सेल था, यहाँ से जो सेल था, ये पहले सेल हुआ, दूसरा जो है दूसरा सेल हुआ, तीसरा हुआ ये, और ये चौथा हुआ, 4 सेल है। तो परमाणु केंद्र का नाभिक में होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके बाहर क्या करते हैं? वो चक्कर लगाते हैं, और उसी वृत्तीय पथ को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को, जैसे के था, एल था, एम था, एन था, उसी को हम लोग के एलिमेंट के रूप से देखते हैं।
आप फिगर में देख सकते हैं, ये प्लस चिन्ह हो गया, उसके बाद से 2, 8, 18, 32 आएंगे। नीचे KLM N ये कक्षा है, यानी के में अधिकतम अगर देखा जाए तो के में 2, एल में 8 और एम में 18 और एन में 24। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के में जो रहती है वो 2 रहती है। अगला देखेंगे, ये देखिए ये चार्ट आप काफ़ी रट लेंगे, इसको NCERT से लिया गया है और ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल मदद करेगी। जैसे कि एक कक्षा में n बराबर 1 रखेंगे तो एस मिलेगा और इन अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n रखेंगे तो 2 हो जाएगा। उस तरह से एल कक्षा में 2 है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 8 होगी, तो पहले से ही टिक किया गया है। अब अगला n = 3 है तो यहाँ पे 2n² पे निकाल सकते हैं, तो 18 हो रहा है, तो 18 आंसर नहीं है। अगला हम देखते हैं, तो अगला E = 2n², 2 × 4² = 32 ये हो जाएगा। तो इन्होंने ये चीज़ किया। आइए आगे देखते हैं अब सबऑर्डिनेट उपकक्षा या सबसेल। देखिए प्रत्येक कक्षा की उपकक्षाएं होती है, इसका आकार अलग अलग होता है, जिन्हें SPDF द्वारा सूचित किया जाता है। SPDF से शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। और ये याद रखेंगे, उपकक्षा एस होता है, इसमें 2 पाया जाएगा, P में 6, D में 10, F में 14 और K में अधिकतम 2, L में 8, M में 18, N में 32। इस तरह के आकार होते हैं और इन्हें अलग अलग तरीक़ों से सूचित किया जाता है। अगला इसी में पॉइंट कि नाभि के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है कक्षा कहलाता है। कक्षा की संख्या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की आधी होती है। कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार उभरते हैं। गोलाकार है, हुंड का नियम 2 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 14 है। तो ये था, आगे देखते हैं हम लोग, अगला वीडियो देखते हैं। सेल, सब सेल, ऑर्बिट, उपसेल। K = 2, L = 8, M = 18, N = 32। उपकक्षा में देखिए ना, S है, SP है, फिर SPD है, SPT है। तो ये शैल्य, उपशैल्य चिकित्सक इत्यादि है। आगे हम देखेंगे अपवाऊ का सिद्धांत। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है अपवाऊ का सिद्धांत। अपवाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ एक एक कर जोड़ना अर्थात निर्माण की ना करना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अपने कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होता है। यही भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्ग्रेगेशन कहलाता है। भरे जाते हैं अथवा कक्षाओं में भरे जाते हैं। अथवा कक्षों में भरे जाते हैं, यही भरना विन्यास कहलाता है। सेल ये बता दिए थे पिछली वीडियो में। अगला देखेंगे तो आप इस सिद्धांत के अनुसार अपने कक्षा में इलेक्ट्रॉन को कम निम्न ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाली स्तर में कूद जाता है और ये सभी इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पे कहलाता है। अगला हम देखते हैं इसमें, अब ये इसका क्रम देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे है। ऐसे क्रम होना चाहिए 1s 2s 2p 3s 3p 2p 3s। जैसे इन्होंने 2, फिर इन्होंने 2 4,
अच्छा 10 अब 1 11। तो यह 11 को क्या किया गया है, वो सजा दिया गया है ऊर्जा स्तर में ऐसे।